तो जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट है, उनको कभी-कभी ये मिथ रहता है कि मेरी इंग्लिश तो बहुत नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए तभी मैं ऑफिसर बन पाऊँगा। ऐसे कैंडिडेट्स को क्या बोलना चाहोगे? सब चीज़ें आप लॉटरी की तरह नहीं जा सकते कि आप उठे और एग्जाम में चले गए। यू बिल्कुल। नीड सम प्रैक्टिस। तो मैं 120 मार्क्स लेके आया, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या जादू चला दिया उधर इंटरव्यू? तो आपको मेंटर के तौर पे और एक अपना एक बढ़िया टर्म आता है गुरु के तौर पे ही देखा है। आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते अपनी लाइफ के साथ। आप ऐसा सट्टा नहीं खेल सकते, ठीक है होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जब नहीं होता है ना उसका पेन सब कोई नहीं झेल पाते हैं उस चीज़। सर्विंग हो या फिर वर्किंग हो तो देन उसके लिए आप मैनेजमेंट आपको टाइम का खुद का करना पड़ेगा। देन आपको मतलब सेल्फ रेगुलेशन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग इन लाइफ। पर्सनली कुछ मेरे फ्रेंड एक दो है उन्हें जानता हूँ, दे हैड वेरी गुड मार्क इन पेपर 1 बट उनके इंटरव्यू में कम थे बस, तो उनका सिलेक्शन वहीं से रुक गया। उसके माइंड में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके माइंड में एक डाउट आता है, सर मुझे मिनिमम सर्विसेज कितने साल की होनी चाहिए अगर मुझे ये एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है या इसी कैटेगरी से फॉर्म भर के मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नाम ईशोक एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है राजीव कुमार। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 38 इन यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी ग्रुप सी में जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी की एस्पिरेशन थी कि मुझे ऑफिसर बनना है। ये इनका यूपीएससी में सेकंड इंटरव्यू था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, और टॉप 50 में अपनी जगह बनाई। इनकी जर्नी कैसे रही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, पेपर 1 को कैसे तैयार करूं, पेपर 2 को सेल्फ स्टडी से कैसे तैयार करूं, इंटरव्यू कितना मायने रखता है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब समझेंगे कि कैसे ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी नहीं है, अब बहुत एक्सीलेंट कैंडिडेट होना ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करते हो, अपने आप में विश्वास रखते हो, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहते हो, तो भी आप ऑफिसर बन सकते हो। इनका इंटरव्यू का स्कोर 120 मार्क्स रहा है। तो इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा गया, इन्होंने किस तरीके से रिप्लाई किया, तो चलिए उस बारे में जानते हैं और अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो राजीव, कैसे हो? धन्यवाद सर, मैं काफ़ी बढ़िया हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, फिर आप जो जॉब कर रहे हो इस जॉब में कैसे एंट्री हुई, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए और बुलाने के लिए। मैं इसेंशियली बिहार से बिलोंग करता हूँ, वैशाली से, और मेरे फादर डेयरी सेक्टर से जुड़े हैं और उन्होंने मतलब कोऑपरेटिव चलाए हैं, डेयरी कोऑपरेटिव, जो कि सुधा के अंदर में आता है। देन आफ्टर माय एजुकेशन, तो मैंने पहले तो बीएससी मैथमेटिक्स करा, और आफ्टर माय एजुकेशन आई फॉर अबाउट 4-5 ईयर्स मैंने फादर के जॉब हैंडल करे ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। तो डेयरी सेक्टर में ही? डेयरी सेक्टर में ही उनका ही था, और देयर वाज सम एक्सीडेंट टू फादर, एंड मुझे ये ऑप्शन था कि आइदर आई शुड क्लोज दैट बिजनेस या फिर मैं उसे रन करूँ, उसे कैरी फॉरवर्ड करूँ। हाँ, तो मैंने वो चूज़ किया। मैं इंचार्ज था, पूरा चार्ज मेरे पास था ऑलमोस्ट। वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे वहाँ से काफ़ी सीखने को मिला। क्या काम रहता था उसमें? उसमें बेसिकली इट इज़ अबाउट द आनंद मॉडल, जो जिस पे अमूल काम करता है। इट इज़ सेम इम्प्लीमेंटेड इन बिहार अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सुधा। तो उनके यहाँ पे वही होता है, वो रॉ जो मिल्क है वो कलेक्ट करते हैं, देन इट गोज टू चिलिंग प्लांट, चिलिंग प्लांट से फिर वो प्रोसेसिंग में जाता है, देन मार्केटिंग में जाता है। तो हमारा जो था वो बस कलेक्शन और चिलिंग तक भेजना, और जो फार्मर्स है उनकी समस्याओं को देखना था। तो अमूल जैसे एक कोऑपरेटिव है, ऐसे ही बिहार में कुछ कोऑपरेटिव है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये रहता था कि मिल्क वगैरह इकट्ठा करना, उसको चिलिंग पॉइंट तक भेजना। वो भी मतलब ऑटो कलेक्टेड है, वो खुद ही ले जाते हैं, मतलब वो सारा ऑटोमेटेड और एक रजिस्टर। आप उसका पार्ट थे, आप उससे जुड़े हुए थे? ओके, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेटअप था, मैंने बस वहाँ पे एक रोल करा। उसी दौरान मतलब वो चलाते हुए फिर फैमिली में भी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके दौरान ही मैंने सीजीएल और सीडीएस का प्रिपरेशन करा, जिसमें सीडीएस मेरा पहला फोकस था, क्योंकि मैं पहले एयरफोर्स में जाना चाहता था, इसेंशियली टू बी ए फाइटर पायलट। तो वहाँ पे मैंने सीडीएस अटेम्प्ट करे, एफकैट अटेम्प्ट करा शुरू में, और कुछ कारणों से वहाँ पे मुझे पहले एक सेफ्टी नेट खोजना पड़ा अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करा 18 में, और सीजीएल 18 में मैंने अटेम्प्ट किया सीरियसली। माइंड में ये आया कि जॉब हो जाए तो फैमिली सेटलमेंट हो जाए। ओके, देन आई वाज लाइक कि 1 साल में या 2 साल में हो जाएगी जॉब, तो मैं फिर स्विच कर जाऊँगा सीडीएस की तरफ दोबारा। बट बीच में कोविड आ गया, फिर वो 18 वाला प्रोसेस लंबा चला, फिर 19 भी मैंने दिया उसी में, एंड इट टुक अबाउट 3.5 ईयर। तब मैंने लास्ट में जाके 2021 नवंबर में ज्वाइन किया। तो उसमें 18 में मुझे ऑडिटर इन सीजीडीए मिला था, और मेरी इनिशियल पोस्टिंग पहले गुवाहाटी में हुई थी। तो गुवाहाटी में
मैं एज ए फील्ड ऑफिस में था, तो वहाँ पे मैंने 3 साल 3 महीने काम करे। फिर देन वी हैव द ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो उसके बेस में मैंने एनसीआर मांगा, तो मुझे एनसीआर में करेंटली मेरठ मिला। तो मैं अभी फ़िलहाल अबाउट 1 ईयर से मैं मेरठ में हूँ फ़िलहाल। तो ये ग्रुप सी में आता है आपका? हाँ, ये ग्रुप सी लेवल 5 में आता है। तो ये सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में माना जाता है इसको? हाँ सर, जैसा सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एक टर्म है, वो इट इज़ डिफाइंड इन CCS रूल्स 1965। हाँ, तो उसके अंदर में जो भी डिफाइंड है, जिनका सर्विस कंडीशन, लीव कंडीशन उसके अंदर में आता है, कंडक्ट उनके अंदर में आता है, तो दे आर सेंट्रल सिविल सर्वेंट। तो उनको जो CAPF का एग्ज़ाम लिखते हैं, जैसे आपने लिखा, तो क्या मार्क्स में भी कुछ बेनिफिट मिलता है उसको, कैंडिडेट को? उनको एज सच मार्क में कोई बेनिफिट नहीं मिलता मार्क्स में। यू हैव टू कम्पीट इन योर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। जैसे मैं ओबीसी में हूँ, तो मुझे ओबीसी के ही कैटेगरी से कम्पीट करना पड़ेगा। और इस बार तो ओबीसी कट ऑफ भी ज़्यादा थी जनरल से, तो इट इज़ ए फैक्टर। और इसमें अगर आप यूआर से हैं तो यूआर से करेंगे, एज भी आपका उसी हिसाब से रिलैक्स होगा। राइट, मतलब तो एज बेनिफिट मिलता है इसमें? बस एज ही है। और एज में इसमें अच्छी बात यह है कि ये कम्युलेटिव मिलता है हमें। राइट, जैसे आप जनरल हैं तो आपको +5 मिल जाएगा। 25 ईयर्स जनरल कैटेगरी की जो लास्ट एज रहती है, 1 अगस्त से काउंट करती है यूपीएससी, 2 अगस्त से, और +5 ईयर्स मतलब 30 साल की उम्र तक आप दे सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का अलग से मिलता है, 3 + 5 मिलेगा, +5 साल सर्विस का, तो उनके लिए 3 + 5 8 साल। और SC/ST का 5 + 5 का। ओके ओके, तो आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं अभी? मेरा टोटल 313 बना है टोटल। ओके ओके, तो इसमें मतलब मार्क्स में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके माइंड में एक डाउट आता है, सर मुझे मिनिमम सर्विसेज कितने साल की होनी चाहिए अगर मुझे ये एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है, या इसी कैटेगरी से फॉर्म भर के मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ? तो इसमें वैसा यूपीएससी के नोटिफिकेशन में या फिर गैजेट नोटिफिकेशन में वैसा कोई मतलब मेंशन है नहीं। एंड इफ़ एनी सच इन्फॉर्मेशन इज देयर, इट इज़ र्यूमर। और इसमें वैसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कोई सर्विस की सेम डे से एलिजिबल हो जाते हो। आपने आज ज्वाइन करा तो आप आज से कर सकते हो। उसमें एक ये प्रोविजन है कि जो हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है एज रिलैक्सेशन के लिए, उसमें 2 होते हैं कि यू आर टेम्प्रेरी और यू आर परमानेंट। तो जो प्रोविजन में होते हैं वो टेम्प्रेरी लिख के दे देते हैं, उनका बस वही है, लेकिन आप day 1 से कर सकते हो। मैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये भी बता दूं कि एक्स सर्विसमैन और ये सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये दोनों अलग अलग टर्म है। एक्स सर्विसमैन को मार्क्स में भी बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो इंडियन आर्म फोर्सेस से जो बिलोंग करते हैं, जो उसमें रिटायरमेंट हो जाते हैं या किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको एक्स सर्विसमैन का टैग मिलता है, तो उन्हीं को वो बेनिफिट मिल सकता है कि मिनिमम 14 साल की सर्विस होनी चाहिए उस पर्सन की। तो आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंक्लूड हैं, केवल ये 3 फोर्सेस इंक्लूड हैं। तो आपके माइंड में CAPF कैसे आया? क्योंकि आप तो ऑलरेडी जॉब करना स्टार्ट कर चुके थे, और जॉब में एक बार एंटर होने के बाद ना बंदा सेटल डाउन हो जाता है कि अब शादी करनी है। और आज के समय में सरकारी नौकरी होना अपने आप में बहुत ब्लेसिंग समझते हैं लोग, और बहुत भाग्यशाली समझते हैं, जबकि मेहनत का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ में। आपने सेटल डाउन होने का नहीं सोचा कि क्यों आगे पढ़ना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है? ठीक है, एक ऑडिटर की जॉब मिल रही है, और अब आप बोल रहे हो कि मैं NCR में पोस्टेड हूँ, तो फिर से क्यों इतना CAPF के लिए? सर, जैसा कि मैंने पहले बताया, आई वांटेड टू बिकम पायलट, तो वो एक ऑलरेडी प्रेस्टिजियस जॉब थी, बट उस दौरान मेरा वो एज ख़त्म हो गया था। देन आई स्टार्टेड सर्विस इन 2021। तो वहाँ पे मेरा ये जिल था उस टाइम भी कि मुझे कोई यूनिफॉर्म सर्विस में जाना है। एंड उसके पहले मुझे उतना अवेयरनेस नहीं था CAPF के बारे में कि CAPF कैन बी डन। मतलब मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही मैं मान के चल रहा था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक सीधा ग्रुप A में लेके चला जाएगा ये। और जहाँ तक सर्विस की बात है, सर्विस तो ब्लेसिंग है ही और सेफ्टी नेट भी है, जैसा मैंने बताया। लेकिन एक अपग्रेड करने का, एक यूनिफॉर्म और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब जो आपको नया चीज़ सीखने को मौका दे, तो वो एक मतलब रेयर होता है। पीपल ऑप्ट फॉर स्टेट सर्विस ऑल्सो, बट मुझे यूनिफॉर्म वाली चाहिए थी, और थोड़ा सा एक फौज का टेस्ट भी चाहिए था। मतलब समझ गया, ऑलिव ग्रीन ना हो, लेकिन कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सर्विसेज से जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रीम था, बार बार माइंड में स्ट्राइक डाउन कर रहा था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज जाना है, चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेज हो या CAPF हो। आपको क्या लगता है, CAPF जो CDS एस्पिरेंट्स हैं उनको भी CAPF अटैम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना CAPF के बारे में जानकारी नहीं होती, और जिनको जानकारी होती है उनको असिस्टेंट कमांडेंट की वैल्यू नहीं समझ में आती। आपको क्या लगता है इस बारे में? CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, इट इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। और इसमें एज़ कम्पेयर टू आर्म फोर्सेस, जैसा हम देखते हैं वहाँ पे जनरली जब आप मेजर बनते हो, देन यू गॉट द चार्ज ऑफ यूनिट। लेकिन यहाँ पे CAPF की मोस्टली एक ये है कि आप day 1 से आप कंपनी कमांडर रहते हैं, कंपनी कमांडर हो गए, और इक्विवेलेंट टू कैप्टन समझा जाता है इसमें। तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और आपका
आप जितने अर्ली एज में जाते हो आपके चांसेस ग्रोथ के काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो CDS एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो एक ये मान के चले कि आप ऑप्शन 1 नहीं लेकिन ऑप्शन 2 तो ज़रूर लेके इन्हें चलें। और इसमें आपका सिलेबस ज़्यादा डिफर करता नहीं है CDS से। इसमें आपको थोड़ा सा पेपर 2 में मेहनत करना पेपर 1 थोड़ा डीप में पढ़ना और पेपर 2 एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। एक नई चीज़ हो जाती है। एंड आप तो SSB देते ही हैं तो इंटरव्यू में आप कर सकते हो आपको, लेकिन इंटरव्यू इनका थोड़ा UPSC का पैनल होता है तो उन्हें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो आपको जो तीनों पार्ट आपने देखे, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू पार्ट, अगर मान लो कोई कैंडिडेट है उसको तैयारी करनी चाहिए, ऑफिसर बनने का वो सोच रहा है, वो CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए वो कैसे तैयारी करे? आपकी क्या सजेशंस हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग? पहले तो वो तैयारी करने से पहले आई वुड से कि आप पहले PYQ से गो थ्रू हो जाए, देन उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगी कि क्या पूछा क्या जा रहा है एंड आपको तैयार क्या करना है। देन यू वुड चूज सिलेबस का भी आइडिया आ जाता है, जब सिलेबस लिखा रहता है ना वो वेग रहता है UPSC की जो वेबसाइट है। और इसमें एक ट्रेंड भी होता है, तो आपको ट्रेंड भी पिछले 2-3 साल का पकड़ के चलना होता है, तो वो एक अच्छा आपके क्वेश्चन मार्किंग के लिए अच्छा एक रहता है वो। देन आप चूज कर सकते हो, आइदर यू गो फॉर सम ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग और यू कुड डू ए सेल्फ स्टडी मोड। दोनों ऑप्शंस आप कर सकते हैं एंड इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन योर कैलिबर, आप कैसे करना चाहते हो, आपके रिसोर्स कैसे हैं, राइट। और अफोर्डेबिलिटी की भी बात है तो आप मिक्स मोड में भी कर सकते हो। तो हाँ ये रहेगा। और मेरा जनरली मिक्स मोड ही था, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लैक करती थी, जैसे इसमें 3 पार्ट हैं, राइट। पेपर 1 है, पेपर 2 है एंड इंटरव्यू वाले पार्ट हैं। तो पेपर 1 आई कुड डू, मुझे पता था कि मैं इसे कर लूँगा क्योंकि मेरे स्टैटिक पहले मैंने कवर करे थे, बट पेपर 2 का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। देन पेपर 2 में मैंने ज्वाइन करा, प्रयास बैच के स्टूडेंट रहे हो। फिर उसमें मैंने कुछ टेस्ट भी दिए जो टेस्ट इंक्लूड रहते हैं उसमें। फिर उसके बाद इंटरव्यू के पार्ट में मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यू तो आप उसे एज ए लकी ड्रॉ मत लेके चलो, इट इज़ ए एसेंशियल पार्ट, क्रूशियल पार्ट, और वो आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन को मतलब डिसाइड करेगा, इवन आपके रैंक को डिसाइड करेगा। राइट। और इसके लिए तो आपको मेंटरशिप और एक ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करना चाहिए। कोई भी एग्जाम है या इंटरव्यू है, देखो तैयारी सबकी बनती है, आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते अपनी लाइफ के साथ, आप ऐसा सट्टा नहीं खेल सकते, ठीक है होगा नहीं होगा, क्योंकि जब नहीं होता है ना उसका पेन सबको नहीं झेल पाते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। हाँ, मैं पर्सनली कुछ मेरे फ्रेंड 1-2 है उन्हें जानता हूँ, दे हैड वेरी गुड मार्क इन पेपर 1, बट उनके इंटरव्यू में कम थे, बस मतलब उनका सिलेक्शन वहीं से रुक गया। तो इट इज़ ए क्रूशियल थिंग। यू कंक्लूडेड कि आप या तो किसी ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ पे स्टक रहो। और अब को क्या लगता है कि हर सब्जेक्ट का भी कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं क्या, वो कैंडिडेट्स को कैसे तैयार करने चाहिए? इसमें सब्जेक्ट तो काफ़ी वास्ट है इनका, और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिरर करता है सिविल सर्विसेज को, लेकिन इसमें कुछ नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाता है, जैसे जनरल साइंस जो है वो ऐड ऑन है, फिर हमारे पास एलिमेंट्री मैथ है तो वो ऐड ऑन है। लेकिन आप अगर CDS से आ रहे हो तो आपके लिए ये कंफर्टेबल होगा, आपके लिए जोन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एंड मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसे जो थीम है वो काफ़ी रिपीटेड होते हैं, राइट। और उसमें आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और जब आपका वो कोर एक बार हो जाए, यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, तब आप थोड़ा पेरीफेरी में जाओ, मतलब कोर स्ट्रॉन्ग करके आप पेरीफेरी मजबूत करो, फिर उसके बाद आप एक्सटर्नली थोड़ा सा फोकस करो। तो एक कोर मजबूत रहने से कहीं से भी कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो कोर कभी चेंज नहीं होता, वो यू कैन ऑल्सो डू गुड इन हार्ड पेपर्स। और जो कैंडिडेट्स मान लो सेल्फ स्टडी भी करते हैं ना, उनको कभी कभी ये डाउट आता है कि मुझे समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक के अंदर कितना जाना है। उनके लिए भी हमने अभी सेल्फ स्टडी प्लानर हम लॉन्च करते हैं, अभी भी हमने 300 डेज का सेल्फ स्टडी प्लानर डाला है। उसमें हमने ये दे दिया है कि आपको डे 1 को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और यहाँ से पढ़ने हैं, डे 2 को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ से पढ़ने हैं। उससे क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ। और टू डू लिस्ट जब हम देखते हैं ना, कि जब वो टिक लगाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है, फुलफिलमेंट आता है कि देखो मैं कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, सही मेंटोर की गाइडेंस में कर रहा हूँ। मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि सबसे पहले कोर चीज़ें तैयार करो। करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक है, करंट अफेयर्स को भी साथ लेके चलो, लेकिन पहले जो स्टैटिक पार्ट है वो कभी बदलने वाला नहीं है, आप उसको तैयार करो। आपका क्या मानना है इसमें? इसमें मैं अग्री करूँगा। इसमें जो स्टैटिक है वो तो एकदम कोर है, उसमें जैसे हमारे पॉलिटी की या फिर ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हम रेफर करते हैं, NCERT की जो हम रेफर करते हैं बुक, या फिर जो हिस्ट्री के थीम्स हैं वो रेफर करते हैं। तो इनके कोर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि थीम्स में UPSC वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन क्वेश्चन कॉपी कर लेता है, तो देन यू कैन नॉट इग्नोर इट। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, हैव एंड डांस नहीं है ये, मतलब इनका पैटर्न है। हम भी इस बात को समझते हैं और इसलिए हमने YouTube पे ही, मान लो कोई बच्चा का बैच अफोर्ड नहीं कर पाता तो YouTube पे ही प्लेलिस्ट NCERT की बना रखी है।
कि वहाँ पे लाइन बाय लाइन टीचर ने पढ़ाया है कि थीम्स, तीनों थीम्स कवर करवा दी, एनसीईआरटी में 8, 9, 10 कवर करवा दी, और अभी 11, 12 की भी वीडियोस हमारे देखने को मिलेंगी, वो यूट्यूब पे कवर करवाएंगे कि जो चीज़ें तो एग्जाम में आ ही रही हैं, अब उसको छोड़ के नहीं जा सकते, और वो आपको PYQ से आइडिया आएगा। टेस्ट सीरीज की कैसे इंपॉर्टेंस समझते हो? आपने तो कुछ टेस्ट हमारे लिखे हैं, क्योंकि प्रयास बैच में इंक्लूड ही रहते हैं टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को कैसे देखते हो? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं अपनी लाइफ में, सीधा एग्जाम में बैठते हैं, जाके टेस्ट वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। आपका क्या मानना है इसमें? पहले तो एक पार्ट होता है कि हमने रीड कर लिया, वी गॉट द इन्फॉर्मेशन, हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया। देन टेस्ट सीरीज ये इंश्योर करता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर पा रहे हैं कि नहीं, जब पूछा जा रहा है या फिर जब हमें उसे पता करना है। तो मॉक टेस्ट अगर पेपर 1 की बात करें तो वो यही डिसाइड करता है कि हमने जो पढ़ा वो एक्टिव रिकॉल हमारा हो रहा है उससे, राइट। उसके बाद हम उसका रिट्राइवल कर पा रहे हैं, तो एक ब्रेन में एक सर्किट बनता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आएगा तो मुझे ऐसे ट्रेस करना है इसे, अदरवाइज आप पढ़ते जाओ चंक में कुछ नहीं होना आपका। देन अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पहला तो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि वहाँ पे एसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, देन वेरियस थिंग्स आर देयर, तो आपको उसमें ग्रामर भी करने हैं और वो करेक्टली करने हैं, तो उसमें एक तो टाइम मैनेजमेंट है। फिर आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, फॉर्मेट रिपोर्ट में बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आप लॉटरी की तरह नहीं जा सकते कि आप उठे और एग्जाम में चले गए, यू नीड सम प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप खुद तो कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ इवैल्यूएशन अगर आपको करना है तो या तो आप पीयर ग्रुप की सहायता लो, नहीं तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप मॉक दो, और दोनों पेपर के दो, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। पेपर 1 में तो एक एक्टिव रिकॉल होगा आपका, एंड पेपर 2 में आपका टाइम मैनेजमेंट प्लस आपका जो रिट्राइवल है वो होगा। मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, उसमें पीवाईक्यूज भी आप लगाओ और टेस्ट भी आपको लगाना चाहिए। पीवाईक्यू तो एक बेडरॉक मान के चलते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें गंगा के अवतरण वाला क्वेश्चन था, दैट वाज डायरेक्टली वो पीवाईक्यू था इन अदर फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन को आंसर बना दिया था। राइट, आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि अभी 2026 का जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें कम से कम 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली पास्ट में पूछे हुए हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब पीवाईक्यू करके गए हो ना, आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो उस चीज का। और इनडायरेक्टली वाले तो अलग रहते हैं कि कभी स्टेटमेंट आधी आ गई, आधी वो पीवाईक्यू है। ये सही है। आपने इंटरव्यू में 120 मार्क्स लेके आया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या जादू चला दिया उधर इंटरव्यू? इंटरव्यू में पहले तो मैं सर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे 2 मॉक दिए थे और फिर गाइडेंस भी लिया था यहाँ से। तो यहाँ के जो फर्स्ट मॉक था उस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रक्चर कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है चीज़ों को। देन वहाँ पे मुझे जो भी टिप्स मिला आई फॉलो इट बाय हार्ट। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा दिया, दूसरे में फिर मुझे बताया गया कि क्या क्या फोकस करना है, फिर मेरे एक्सप्रेशन क्या है, फिर एक्सेंट पे काम करना है, फिर कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है, ये सब मुझे बताया गया। देन फर्स्ट वाले के टाइम ही मुझे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, सूद सर ने जो बताया था, इसके सूद सर ने। देन मैंने पहले दिन ही जाके अपना फेस एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करके फिर उन्हें मिरर में बोलने का प्रैक्टिस करा। फिर एक वोकल नोट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज होती है, मैंने वो लगभग 1 महीने तक प्रैक्टिस करा था उस टाइम। तो जब मैं यहाँ पे लास्ट मॉक देके गया था, इट वाज अबाउट, आपने बताया था 105 के आसपास का रेंज बताया था, 105 प्लस का। फिर भी मैं वहाँ पे संतुष्ट नहीं था, मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो मैंने वो प्रैक्टिस जारी रखा, फिर उसको मैंने और रिफाइन किया, और इसमें AI का भी मैंने मदद लिया काफ़ी। वेरियस जो मेरे डायमेंशंस हैं इंटरव्यू के, जैसे मेरा वर्क का हो गया रिलेटेड, तो फिर उसके बाद मेरे नेटिव प्लेस का हो गया, देन माई हॉबीज़, फिर मैंने पास्ट में क्या करा, कोऑपरेटिव में मैंने काम करा, टैफ के जो भी कीवर्ड्स हैं, यू प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ AI। तो उसको मैंने सैचुरेट करा एकदम कि मैं उसमें इतना डीप चला जाऊँ कि दे गो बियॉन्ड, मतलब जहाँ तक जाए मैं वहाँ तक उन्हें बता पाऊँ। और इंटरव्यू में वैसा वो काफ़ी हेल्पफुल भी था। अपार्ट फ्रॉम 1-2 क्वेश्चन मैंने सारे ही उनके अच्छे से और एक्सप्रेशन के साथ आंसर दे दिया था, और वो बोर्ड मेंबर काफ़ी इंप्रेस थे उस आंसर से। और वहाँ पे चारों मेंबर ने अपने अपने अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन करे थे, चारों के आंसर, और उनके इंप्रेशन काफ़ी अच्छे थे। तो जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट है, उनको कभी कभी ये मिथ रहता है कि मेरी इंग्लिश तो बहुत नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए तभी मैं ऑफिसर बन पाऊंगा, ऐसे कैंडिडेट्स को क्या बोलना चाहोगे? पहले तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश तो जानते हैं क्योंकि आपने पेपर 2 दिया है। देन आपको एक्सप्रेशन पे फोकस करना चाहिए कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, बेसिक सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में। और वहाँ पे क्वेश्चन उतने जटिल नहीं होते, आपको बस या तो इन्फॉर्मेशनल फॉर्म में बताना है या फिर आपको आर्गूमेंट देना है अपना। तो वो प्रैक्टिस से होगा। और उतना हाई लेवल का इंग्लिश नहीं चाहिए जैसा सेट में चाहिए होता है, बट एक आपको इंग्लिश वर्केबल आना चाहिए, जिससे काम चल जाए, डुएबल होना चाहिए। क्या बेसिक इंग्लिश समझते हो और लिखना पड़े तो थोड़ा लिख लें और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें उसमें, और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस कर पाएँ। बिल्कुल हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्रेस कर पाएँ। तो फिजिकल और मेडिकल प्रोसेस को कैसे देखते हो इस एग्ज़ाम की? इसमें
मैंने तो पहले फिजिकल सीडीएस के लेवल का कर रखा था, तो इट वाज इजी फॉर मी। तो फिर भी इजी था, लेकिन मुझे जॉब के साथ उसे मेंटेन करना थोड़ा टफ था। जॉब भी है, फिर उसमें फिजिकल भी मेंटेन करना है, पढ़ाई भी करनी है। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है फिजिकल क्वालिफाइंग है और ज़्यादा कुछ टफ है नहीं मेरे हिसाब से। 800 मीटर का है आपका, 100 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट लॉन्ग पुट, जंप, स्प्रिंट और एक शॉर्ट पुट है अपने। वो फीमेल्स में शॉर्ट पुट भी नहीं है उनका। तो इट इज़ डुएबल, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए आपको मतलब मेरे हिसाब से। सीधा नहीं जा सकते कि सीधा आप उधर सेंटर पे जा रहे हो। सीधा अगर आप फिजिकली कैपेबल भी हैं तो आप वहाँ पे इंजरी कर लो, हो सकता है आप लॉन्ग जंप में इंजरी कर लो, वहाँ पे लोगों का इंजरी होता है। मतलब आपने टेक्निक नहीं सीखा, यू लैंडेड ऑन योर एंकल, तो फिर गड़बड़ है। और मेडिकल इस बार से ये सेपरेट कर दिया इन्होंने, पहले ये पीएचडी और पीईटी के साथ ही होता था। हाँ, अब इंटरव्यू के बाद होता है। इस बार इंटरव्यू के नेक्स्ट डे कराते हैं, तो इट इज़ ए न्यू थिंग। और मेडिकल में पहले तो वही होता है, जेनरिक जो टेस्टिंग होती है बॉडी की, फिर वो करवाते हैं। देन जो बेसिक टेस्ट होते हैं हार्ट के, फिर एक्सरे चेस्ट के। जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उसके कंपैरेटिवली तो इजी मेडिकल होता है, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी रहता है और क्वालिफाइंग नेचर का ये क्वालिफाइंग भी है। और मतलब इनका प्रोसेस ये है कि आप अगर आरएमबी भी अगर आपको कर रहे हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक इशू पे फोकस करेंगे बस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू है, कुल मिला के आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, उनको बस वही चाहिए उस चीज़ में। सीएपीएफ की जब बात आती है, वीकेएस को कैसे देखते हो? सीएपीएफ के लिए तो मैंने तो आपको मेंटर के तौर पे और एक अपना एक बढ़िया टर्म आता है गुरु के तौर पे ही देखा है। मेरे जो लैकिंग एरिया थे, पेपर 2 था या फिर इंटरव्यू था या फिर पेपर 1 के जो टेस्ट थे, तो मैंने जहाँ मुझे लगा कि आप हेल्प कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर का था, यूट्यूब के वीडियो है फ्री इंस्टीट्यूट के, मैं उनको रेफ़र करता था जनरली। और ख़ासकर इंटरव्यू में तो इतने अच्छे मार्क्स है, तो थैंक्स टू आपके एकेडमी का। ओवरऑल मैं ये सवाल इसलिए बस पूछा नोट आपके बारे में कि कैंडिडेट्स आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप वीकेएस का कोई कोर्स ज्वाइन करो ना करो, इट डजंट मैटर फॉर मी। आप यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़े रहो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया, पेपर 2 में इवैल्यूएशन एक बड़ा इशू आता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का भी इस साल मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, और एक फ्री इनिशिएटिव रहेगा, वीकली बेसिस पे कैंडिडेट्स का मैं फ्री इवैल्यूएशन करवाया करूँगा। तो इस तरीके के हमारे भी फ्री इनिशिएटिव चलते हैं। करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि पीआईबी पे फोकस करता है यूपीएससी, और पीआईबी खुद पढ़ना इतना ज़्यादा वास्ट है, फिर उस स्टूडेंट को लगता है मैं इसके नोट्स बनाऊं बनाऊं तो नोट्स बनाने में उलझा रहता है, कोर सब्जेक्ट मिस हो जाता है। और करंट अफेयर का भी नेचर सीएपीएफ एग्जाम में चेंज हो रहा है, मतलब कि एक स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर की आ रही है, एक स्टैटिक आ रही है, तो हम डेली करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें सारा काम हमारा रहेगा, आपको बस वो पढ़ना है, और उसकी मंथली वीडियोस भी हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लानर ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड। फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे कैंडिडेट्स को जो आपको सुन रहे हैं? फाइनल मैसेज तो यही रहेगा कि जो जनरल हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं सेंट्रल सिविल सर्विस में हूँ, अदरवाइज जो जनरल हैं या फिर सीडीएस के एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा सेफ्टी नेट होगा। एंड आप इसे एक ऐसा जॉब लेके चलें जो कि आपको डे 1 से यूनिट कमांडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। देन इसमें वेरियस फोर्सेस हैं, जिसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी से लेके आप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, देन बॉर्डर गार्डिंग, मतलब आपको कुछ भी ऑप्ट करने का मौका मिलता है। देन आपके लाइकिंग के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अगर सर्विंग हो या फिर वर्किंग हो, तो देन उसके लिए आप मैनेजमेंट, आपको टाइम का खुद का करना पड़ेगा। देन आपको मतलब सेल्फ रेगुलेशन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग इन लाइफ, तो वो है। और उसके बाद अगर आपके पास जिल है तो आप कर लोगे। उसमें एक इनर कॉलिंग होता है कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपका एक इनर कॉलिंग भी होना चाहिए। और ये एक काफ़ी क्रूशियल जॉब है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हम देखते हैं आर्मी और नेवी ये सब हैंडल कर रहे हैं, या फिर एयर पावर हमारी एयरफोर्स हैंडल कर रही है। लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है, विच इज़ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, तो वो सारे सीएपीएफ ने कलेक्टिवली मिल के संभाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसका एक ग्लोरियस हिस्सा रहोगे, और इसमें आपके फैमिली को भी एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आपके पर्सनालिटी को भी एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ये एक मैं इसे मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब ऑफिसर बन जा रहे हो ना भारत जैसी कंट्री में, तो आपकी तो लाइफ चेंज होती है, आपको ये कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती है कि आप अपने सराउंडिंग्स की लाइफ को चेंज करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आपकी आने वाली जनरेशन्स तो चेंज होंगी ही होंगी, उनकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी, तो आप जिन्हें जानते हो उन्हें भी आप अपलिफ्ट करने की क्षमता रखते हो। तो बहुत अच्छा लगा राजीव आपसे बात करके, और आई होप कैंडिडेट्स आपसे बहुत सीखेंगे। मेरा बस ये लास्ट सवाल ये है, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहता है कि क्या उसको डेली 10-15 घंटे पढ़ना होगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा? ये एक रफ एंड टफ लेके नहीं चल सकते दिमाग में, इट वुड बी लोड।
दिमाग पे लोड रहेगा। मेरे हिसाब से जो प्लानर वाली बात कही आपने, तो मैं भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही फॉलो करता था विथ हेल्प ऑफ एआई। मेरे मतलब मार्कर टाइप के होते थे और मैं टास्क बेस्ड ज़्यादा फोकस करता था कि मुझे ये कवर कर लेना है, ये या तो रिवाइज कर लेना है या फिर ये कवर कर लेना है। तो एक मुझे रफ आइडिया वो रहता था कि मुझे बस कवरेज पे फोकस देना है, कवरेज एंड क्वालिटी पे। और स्टडी आवर्स तो आप एक साइंटिफिक स्टडी है कि आप 45 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा फोकस्ड काम नहीं कर सकते, तो यू हैव टू टेक सम ब्रेक। राइट। और मैंने कभी 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था उससे ज़्यादा। 5 घंटा भी मैं ऑप्टिमम बता रहा हूँ, वीकेंड में थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन ऐसे 5 घंटा बहुत ज़्यादा है। मैं 4 घंटे 3 घंटे वही करता था। कुल मिला के टास्क कंप्लीट होना चाहिए। टास्क, किसी कैंडिडेट को उसको करने में 5 घंटे भी लग सकते हैं, किसी को 7 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब आप टास्क ओरिएंटेड रहो, या तो आप रिवाइज करने के लिए आपने डिसाइड करा, या फिर कवर करने के लिए, या फिर करंट जो भी है आपको वो करना है। मतलब आपको वो कंप्लीट कर लेना है। तो एक वो भी होता है जो डोपामिन और मोटिवेशन होता है, वो आपको स्मॉल विन से ही मिलता है, नॉट ए मतलब ह्यूज विन। आपको एक अचीवमेंट, बिल्कुल स्मॉल विन से ही आप लगे रहोगे। राइट। इसका एक हार्वर्ड का मॉडल भी है, परमा मॉडल हम उसको बोलते हैं। और उसमें जो परमा में PERMA जो ए वर्ड है, एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग देता है। वो डेली बेसिस पे आपको मोटिवेट रखता रहेगा कि आज ये कर लिया, कल फिर करेंगे, कल कर लिया, परसों फिर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कैंडिडेट्स को भी अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली वो इस कन्वर्सेशन से बहुत चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैंडिडेट्स, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो फील फ्री टू कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। मेंटरशिप का हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं है, आप आके मिलना चाहें मिल सकते हैं। अपने पेपर 2 की कोई कॉपी इवेलुएट करवाना चाहते हैं आके, तो वो भी करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।